परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी में क्रिस गार्डनर के जीवन की सच्ची कहानी को दिखाया गया है और यह कहानी हमें सिखाती है जीवन में कितनी ही कठिन परेशानी क्यों ना आ जाए, उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए और शायद यह कहानी आपको जीवन में कुछ करने की उम्मीद दे। इस मूवी की शुरुआत वर्ष 1981 के सैन फ्रांसिस्को शहर से होती है। क्रिस गार्डनर जो अपने जीवन की पूरी कमाई को पोर्टेबल बॉन्ड डेंसिटी स्कैनर खरीदने में लगा देता है, लेकिन क्रिस का किस्मत उसका साथ नहीं देती और यह मशीन मार्केट में पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है और उसकी मशीन का बिकना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस कारण क्रिस की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। हालांकि क्रिस को अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने कम से कम 2 मशीन बेचने की ज़रूरत होती है, जबकि एक भी मशीन काफ़ी मुश्किल से बिक पाती है क्योंकि इस मशीन की कीमत ज़्यादा होने के कारण कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। क्रिस अपनी वाइफ लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के मकान में रहता है। क्रिस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण सारे खर्चे का बर्डन उसकी वाइफ लिंडा पर आ जाती है। इसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी लड़ाई भी होती है। एक दिन क्रिस रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसके सामने एक शानदार कार आकर रुकती है जिसे क्रिस देखता ही रह जाता है। क्रिस खुद को रोक नहीं पाता और वह उस आदमी से पूछ बैठता है, आप क्या करते हैं और इन सब को कैसे मैनेज करते हैं। क्रिस के पूछने का अर्थ होता है कि आप इतने लग्जरियस लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। इस पर वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं एक शेयर ब्रोकर हूँ। अब क्रिस उस बिल्डिंग की ओर देखता है और वो देखता है कि जितने भी लोग उस बिल्डिंग से निकल रहे हैं उन सभी के चेहरे पर मुस्कान है जो क्रिस की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं गायब हो चुके थे। इसलिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। अब क्रिस घर जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दूँ और कोई जॉब कर लूँ। इस पर उसकी वाइफ कहती है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी इस काम से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने वाली। अब क्रिस कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊँ। इस पर उसकी वाइफ गुस्सा होकर कहती है, तुम एक अंतरिक्ष यात्री क्यों नहीं बन जाते। दरअसल उसकी वाइफ को क्रिस पर जरा भी भरोसा नहीं होता। क्रिस को ये बातें अच्छी नहीं लगती, फिर भी वह ज़्यादा कुछ अपनी वाइफ से नहीं कहता। अब क्रिस उस जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल देता है। एक दिन क्रिस कंपनी के एक आदमी से बात करने की कोशिश करता है जिसे वह पहले से भी जानता था। वह आदमी एक पजल सॉल्व कर रहा होता है। क्रिस के पूछने पे वो कहता है, इसे सॉल्व करना नामुमकिन है। क्रिस कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उस आदमी को इस पर विश्वास नहीं होता। अब क्रिस उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है और आखिरकार उस पजल को सॉल्व कर देता है। यह देखकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इसी बीच क्रिस की वाइफ उसके बेटे को लेकर घर से कहीं जा चुकी होती है। क्रिस को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम चले जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। क्रिस जिस घर में रहता है उस घर का रेंट कई महीनों से नहीं दिया होता और एक रात उसका ऑनर वह घर खाली करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस किसी तरह उससे 7 दिन का और वक्त मांग लेता है, जिसके बदले में वह उसके घर को पेंट कर देगा। और रात में जब क्रिस घर पेंट कर रहा होता है तो उसके घर पे पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने कई महीनों से पार्किंग टिकट की फीस नहीं भरी होती है। वह पुलिस से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दे क्योंकि उसका अगले दिन इंटरव्यू है, लेकिन पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते। अगले दिन क्रिस जेल से छूटने के बाद दौड़ता हुआ इंटरव्यू देने के लिए अपने ऑफिस पहुंचता है। उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वह अपने कपड़े को बदल पाए। उसके कपड़े पर अभी भी पेंट के दाग लगे होते हैं। वह इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करता है। तभी एक महिला आकर उसका नाम पुकारती है, मिस्टर गार्डनर। क्रिस अपने पहनावे के कारण थोड़ा हिचकता है, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद वह इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाता है। बोर्ड मेंबर क्रिस को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि उसने प्रोफेशनल कपड़े नहीं पहने थे। वह बोर्ड मेंबर को अपना परिचय देता है। इससे पहले कि बोर्ड मेंबर उससे कुछ पूछते, वो कहता है, मैं पिछले आधे घंटे से बैठकर यही कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन कपड़ों में यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ कि मुझे कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि मैंने पार्किंग फीस नहीं भरी थी। बोर्ड मेंबर ये सुनकर हंसने लगते हैं, जिनके लिए पार्किंग फीस बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन क्रिस के लिए यह बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी।
अब बोर्ड मेंबर क्रिस से सवाल करते हैं, तुम स्कूल में फर्स्ट आए, कितने लोग थे क्लास में? क्रिस कहता है 12 लोग। इस पर बोर्ड मेंबर कहते हैं 12 लोगों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर क्रिस कहता है मैं नेवी में भी फर्स्ट आया जहाँ 20 लोग थे। बोर्ड मेंबर लगभग क्रिस की एबिलिटी से नाखुश थे। इससे पहले कि बोर्ड मेंबर अपना फैसला सुनाते, क्रिस ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है मैं इस तरह का इंसान हूँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछे और मेरे पास उसका जवाब नहीं हो तो मैं कहूँगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उस जवाब को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहूँगा। इसके बाद बोर्ड का एक मेंबर जो वहाँ का हेड था वो क्रिस से पूछता है, क्रिस तुम्हारे ख्याल में एक आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आता है और मैं उसे रख लूँ तो तुम क्या कहोगे? इस पर क्रिस कहता है तो उसने बहुत ही सुंदर पैंट पहनी होगी। यह सुनकर बोर्ड मेंबर हंसने लगते हैं क्योंकि क्रिस का जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद क्रिस को सेलेक्ट कर लिया जाता है। क्रिस बोर्ड मेंबर में से एक मेंबर जिसे वह पहले से जानता है, जिसका नाम जैक है, उससे कहता है मैं आपको सोच कर बताऊंगा मैं यह इंटर्नशिप करूंगा या नहीं। यह सुनकर जैक को काफ़ी हैरानी होती है। जैक कहता है पिछले कई दिनों से तुम इस जॉब के लिए मुझसे बातें कर रहे थे और जब यह जॉब तुम्हें मिल गई तो तुम बोल रहे हो कि तुम सोच कर बताओगे। क्रिस कहता है मुझे नहीं पता था कि यह एक इंटर्नशिप है। दरअसल यह एक इंटर्नशिप जॉब होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है और अगले 6 महीने तक बिना सैलरी दिए उन्हें काम सिखाया जाएगा और 6 महीने बाद उनमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जाएगा। जैक क्रिस से कहता है कल सुबह तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे जगह पर किसी और को रख लूँगा। अब क्रिस घर जाता है जहाँ क्रिस की वाइफ क्रिस से कहती है मुझे न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई है, मैं वहीं जा रही हूँ। इस पर क्रिस कहता है लेकिन क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि उसकी देखभाल मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्रिस की वाइफ भी कहीं ना कहीं जानती थी कि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उससे बेहतर देखभाल उसका और कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो इन दोनों को छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती है। इसके बाद क्रिस फैसला करता है कि वह यह इंटर्नशिप करेगा, इसलिए वो कॉल करके जैक को यह बात बता देता है। अब वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है और साथ ही वह स्कैनर बेचकर इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि अब उसके पास 6 महीने का बजट है। उसी छोटे घर में वो अपने बेटे के साथ रहने लगता है। अब एक दिन वो अपने बेटे से कहता है अगर तुमसे कोई कहे कि यह तुमसे नहीं हो सकता तो तुम उसकी बात कभी मत सुनना, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो तुम उसे पूरा करो। अब एक शाम जब क्रिस अपने ऑफिस से घर आता है तो उसके घर पर गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने टैक्स नहीं भरे, इसलिए आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं उस सारे अमाउंट को गवर्नमेंट ने ले लिया है। इस बात से क्रिस की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उसके पास पैसे कमाने का कोई और अच्छा जरिया नहीं है। वह गवर्नमेंट को कॉल भी करता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो इस घर का भी रेंट नहीं दे पाता। अब एक रात जब वो अपने बेटे के साथ आता है तो वह देखता है कि उसका सामान घर के बाहर रखा हुआ है। उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। उसके साथ उसका बेटा है और उसके साथ उसका सामान और जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने कभी इससे कुछ पैसे उधार लिए थे। वह उसका दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उसका दोस्त दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वह उसका पैसा वापस नहीं लौटाना चाहता। क्रिस अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसके पास उसका सामान है और साथ ही उसका छोटा सा बेटा। उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है और सोच रहा होता है कि अब कहाँ जाएगा। क्रिस का बेटा उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर क्रिस कहता है हमें नहीं पता। क्रिस के पास रहने के लिए और जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब क्रिस के मन में एक आइडिया आता है। वह अपने बेटे के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वह उसे चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए कहता है। उसका बेटा भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में वो दोनों मेट्रो की टॉयलेट में चले जाते हैं और वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। वहाँ पर कुछ पेपर्स बिछाकर उस पर बैठ जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में सुला लेता है। उसे पता है कि आज रात इसी टॉयलेट में बिताना होगा। हालांकि कई बार लोग बाहर से दरवाज़ा खटखटाते भी हैं और क्रिस दरवाज़ा नहीं खोलता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हेल्पलेस कभी महसूस नहीं किया था।
अगली सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद खुद काम पर चले जाता है और वहाँ से आने के बाद वह अपने बेटे को स्कूल से लाता है और अपने बेटे को साथ लेकर रात में ठहरने के लिए वह चर्च जाता है, लेकिन वहाँ उसे जगह नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि यह चर्च सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए है। चर्च की वो लेडी क्रिस से कहती है, मैं आपके बेटे को रख सकती हूँ, लेकिन क्रिस अपने बेटे से अलग नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर एक दूसरे चर्च में जाता है जहाँ उसे काफ़ी मुश्किल से रहने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन उसे रोज़ चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहाँ आना होगा, क्योंकि चर्च में लाइन के कुछ लोगों को ही रहने के लिए जगह मिल पाती है और चर्च की लाइन डेली शाम 5 बजे से शुरू होती है। लाइन के बाकी लोगों को जगह नहीं मिल पाती क्योंकि चर्च में लिमिटेड जगह होती है। क्रिस की असली मुश्किल अब शुरू होती है। क्रिस के ऑफिस की टाइम 7 बजे तक की होती है, लेकिन क्रिस तय करता है कि वह 5 बजे तक ही काम करेगा, इसलिए वह पूरा दिन पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉयलेट जाना होगा। इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और वो अपने काम को 5 बजे तक ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसलिए वह दिन भर लगातार काम करता रहता है। इसी तरह से अब क्रिस का दिन गुजरना शुरू हो जाता है। वह पूरी दिन काम करता, अपने बेटे को स्कूल से लाता और चर्च के लाइन में लग जाता। क्रिस के पास अभी भी एक स्कैनर बचा हुआ है जिसे वह बेचने के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाता है। वह डॉक्टर भी इसे खरीदना चाहता था, मगर जब क्रिस इस मशीन को स्टार्ट करता है तो यह सही से काम नहीं करती। इससे क्रिस काफ़ी मायूस हो जाता है। वह वापस चर्च जाता है और मशीन को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसका एक पार्ट खराब हो चुका है, लेकिन इसे खरीदने के लिए क्रिस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपने बेटे के साथ एक हॉस्पिटल जाता है जहां वो अपना ब्लड बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वह उस पार्ट को खरीद लेता है। वापस आने के बाद जब क्रिस उस पार्ट को मशीन में लगाता है तो मशीन काम करने लगती है। इससे क्रिस को काफ़ी खुशी होती है। अब दूसरे दिन उस मशीन को बेचकर कुछ पैसे कमाता है और अपने बेटे के साथ आज चर्च नहीं जाता, बल्कि एक होटल में अच्छा कमरा किराए पर लेता है और दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं। कई दिनों के बाद इन्होंने टीवी देखा है और रात को यह दोनों वहीं पर बहुत आराम से सो जाते हैं। क्रिस बहुत मेहनत कर रहा होता है। वह पूरा दिन ऑफिस में काम करता है और वह क्लाइंट से पर्सनली भी मिलता है और वापस आकर अपनी पढ़ाई भी करता है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। दरअसल इस इंटर्नशिप में एक एग्ज़ाम भी होता है जिसे पास करना काफ़ी ज़रूरी है। क्रिस 12th पास होता है, जबकि बाकी कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड होते हैं। क्रिस ने अच्छी तैयारी कर ली होती है, इसलिए वह एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देकर समय से पहले निकल जाता है। एक और इंटर्न जो क्रिस से पहले एग्ज़ाम देकर निकल जाता है वो लिफ्ट में होता है। तभी वहाँ क्रिस भी आ जाता है और यह दोनों बातें करते हैं। वह क्रिस से पूछता है एग्ज़ाम कैसा रहा। क्रिस कहता है ठीक ही रहा, लेकिन लास्ट में ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें थी, जबकि वो इंटर्न ऐसे वाले क्वेश्चन को देख ही नहीं पाया था जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर होती है। इसलिए वो दोबारा एग्ज़ाम हॉल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अब वह दिन आ जाता है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। उन सभी इंटर्न में से सिर्फ एक को जॉब के लिए चुना जाएगा। सभी को एक एक करके बोर्ड मेंबर के पास बुलाया जाता है और जब क्रिस की बारी आती है तो वहाँ पर वही सब लोग होते हैं जिन सब लोगों ने सबसे पहले क्रिस का इंटरव्यू लिया था। और इनमें से जो सबसे सीनियर होता है वह क्रिस से कहता है तुमने आज बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है आज यहाँ पर मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छी शर्ट पहन कर जाऊँ। वो कहता है यह शर्ट अगर तुम्हें कल भी पहननी पड़ी तो क्या तुम पहनना चाहोगे। यह सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच पाया था। और क्रिस का जवाब होता है हाँ। क्रिस का सीनियर पूछता है क्या यह आसान था क्रिस। क्रिस कहता है नहीं सर, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब क्रिस की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और तभी वहाँ से एक आदमी क्रॉस करता है। यह वही असली क्रिस गार्डनर होता है जिसके ऊपर यह पूरी फिल्म बनी है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है।